Hey, what's up, guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So, I think आप लोग अगर याद हो या आप लोग अगर ध्यान दे रहे रहोगे वीडियोस में तो 2 हफ्ते तक आपको केदार नहीं दिख रहा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले किसी एक वीडियो में कि वो गया हुआ है ऑटवा अपनी वाइफ के सिस्टर के घर पे. सो फाइनली आज वो दिन है जो वो लड़का वापस आ गया है. तो मैं ये देखो, तो ये आ गया है बैक ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो मेरा व्लॉग फॉलो कर रहे हैं. मैंने सुना 2 हफ्तों में इसको लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं बढ़े. क्या कर रहे हो हम लोग? नहीं, आई थिंक ये मैं आप लोगों को क्रेडिट दूंगा गाइस. अब हम लोग पहुंच गए हैं 250 सब्सक्राइबर्स पे. सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए. रियली अप्रिशिएटेड. ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि हम लोगों को और सब्सक्राइबर्स मिले और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए. सो हम लोग आज बात कर रहे हैं, आई थिंक किसी वीडियो में, अगर आपको याद हो शायद, जिस वीडियो में मैं केदार को पिकअप करने गया था एयरपोर्ट से, जिस वीडियो में वो आया था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की थी ये बात कि मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी बैकग्राउंड स्टोरी. और ये मेरा एक्चुअली ट्रैवल सूट बन गया है. मैं यही कपड़ों में कनाडा आया था, यही कपड़ों में ओटावा से वापस हैमिल्टन आया हूँ. यही वो टी शर्ट था, यही वो ये था ट्रैक पैंट में. सो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को सारी चीज़ें बताएं बैकग्राउंड की, कि हम लोग दूसरे को कैसे जानते हैं इतने सालों से, क्या हम लोग कैसे दोस्ती हुई हमारी, क्या बैकग्राउंड है. और मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में ये भी आप लोगों को बोला था कि इसको 4 साल क्यों लगे कनाडा आने के लिए, तो वो आज सारी स्टोरी बताएगा हम लोगों को. राइट. सो आई थिंक शुरू करते हैं सबसे पहले केदार के तेरे बारे में, कि तू ये बता मेरे को कि अपनी दोस्ती को कितने साल हुए हैं. तो हमारी दोस्ती को हो गए हैं 22 कंप्लीट, 23rd रनिंग, 23rd अभी हो जाएगा. आई थिंक हो गया 23 2001. हाँ, तो बड़ा जून में स्कूल चालू, हम मिले रहेंगे आई थिंक अराउंड अगस्त सितंबर में या कुछ. सो या अबाउट 23 इयर्स. सो 23 साल से हम लोग दोस्त हैं. और हम लोग किस तरह से मिले थे वो भी एक बहुत फनी कहानी है. तो आई थिंक मैं बोलता हूँ इसको बताने के लिए. तो हमारे स्कूल में नॉर्मल ये था कि whenever there is a major change in your standard grade, जो बोलते हैं यहाँ पे, तब वो रीशफल करते थे. जैसे प्राइमरी में हो तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी में गए, 5th में गए, तो रीशफल होगा क्लास. फिर जब हायर सेकेंडरी यानी 8th 9th 10th में जब आते हो तो आपका क्लास रीशफल होता है. तो 8th में हम लोग का रीशफल हुआ था. आई थिंक ये पुराने कोई तो डिवीजन, मैं किसी और डिवीजन में था. मैं आ गया था एफ डिवीजन में. मैं एच से एफ में आया था. वैसे आई थिंक मैं सी में था. मैं सी में था एंड देन मैं एफ में आ गया था. ग्रेड्स बिगड़ गए थे, मेरे इंप्रूव हो गए. तो ये हुआ था. तो हम लोग सेम क्लास में आ गए थे और हम लोग आगे पीछे की बेंच पे बैठते थे. हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, मतलब हाँ स्कूल में है पर मैं आगे की बेंच पे बैठता था. राइट. और वो रीशफलिंग में मेरे साथ बचपन का मेरा दोस्त है नेविल डिसूजा करके. वो मेरे साथ आता था. तो वो सेम क्लास में मेरे साथ आता. तो जब रीशफल होता है तो आप जनरली अपने पुराने दोस्तों के साथ ही ज्यादा रहते हो क्योंकि इतने सालों से रहे. तो वो मेरे साथ आया था. तो ये नेविल मेरे आगे वाली बेंच पे चले गया, उसको मेरे साथ बैठना था पर वो आगे की बेंच पे चले गया. और उसके बगल में ओमकार था और मैं पीछे वाली बेंच पे आ गया था. और हमारा एक स्वैट कैट करके, अगर जो इतना ज्यादा टॉर्चर था इन लोगों का. देयर इज अ कार्टून कॉल्ड स्वैट कैट. जिन लोग हिंदी में देखते थे बागड़ बिल्ला. नहीं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ. राइट. बड़े मियाँ छोटे नहीं, वो लोग एक दूसरे को बोलते थे हम हैं बागड़ बिल्ले. हाँ, वो ऐसे बोलते थे हम हैं बागड़ बिल्ले. तो ये दोनों, एक आगे बैठा हुआ है नेविल मेरे बाजू में और ये मेरे पीछे बैठता था केदार, उसके मतलब नेविल के पीछे. और ये लोग पूरा दिन ऐसे प्रिटेंड करते थे ये लोग फाइटर जेट में हैं और एक आगे से फाइटर जेट उड़ा रहा है, एक पीछे से उड़ा रहा है. पूरा दिन ये लोग ने इतना सर खाते थे पूरे इसमें स्कूल में. इट वाज वेरी अनोइंग. और मैं बाजू में बैठ के और मैं पढ़ना चाहता था बिकॉज हम 3 खास दोस्त हैं. उनमें सबसे स्टूडियस मैं था, सबसे इंटेलिजेंट भी मैं ही हूँ. हाँ, तो आई थिंक स्मार्ट नहीं है तू, इंटेलिजेंट मैं हूँ. ठीक है. तो इसलिए मुझे ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था और ये लोग दोनों पूरा दिन घै करते रहते थे और मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं मिलता था. तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था. आगे की कहानी कट टू हुआ क्या फिर. तो ये चलता रहता था. तो हम लोग का देयर वाज वन डे जब हमारा लास्ट पीरियड वाज हिस्ट्री पीरियड. और हमारा जब स्कूल खत्म होता है ना तभी एक प्रेयर होती है और वंदे मातरम होता है. इंडिया में आप अभी पता नहीं अभी के स्कूल में कैसे था बट हमारे टाइम में था.
शुरुआत एक प्रेयर से होती है और जन गण मन से, और दिन खत्म होता है एक प्रेयर से और वंदे मातरम से। तो हमारा क्लास खत्म हो रहा था और वो बेल बज गई तो प्रेयर के लिए सब, तो मैं अपनी बैग पैक कर रहा था एंड आई वाज पुटिंग ऑल माय बुक्स एंड एवरीथिंग, और वंदे मातरम चल रहा था। वंदे मातरम एक्चुअली शुरू हो गया और मैं थोड़ा पैक करने में लेट हो गया, तो मैं पैक कर रहा था। तो मेरी मैम को लगा, हम लोग की जो टीचर थी हिस्ट्री की, उसको लगा कि मैं बातें कर रहा हूँ, तो वो आई और तब मैं जस्ट मेरा कंपास डाल रहा था तो उसने मेरा हाथ से लिया, व्हाट आर यू डूइंग करके उसने फेंक दिया और उसने मेरे को एक कान के नीचे बजाई और मेरे को बोला बाहर निकलो क्लास से। तो मैं क्लास के बाहर जाके वही अपना हाथ ऊपर करके नील डाउन एंड हैंड्स अप, दिस इज आवर 90% ऑफ द टाइम हम ऐसे ही थे पूरे टाइम साल के तो पूरी क्लास खत्म हो गई और फिर मेरे को जाके बैग और मेरा कंपास लेने का चांस मिला। सब लोग निकल गए, तब तक मैं बाहर नील डाउन था। जैसे मैं गया मुझे मेरा कंपास नहीं मिला, मेरी पेन्स खो गई। और उस जमाने में वो हमको कंपलसरी था कि आपको चाइना पेन से लिखना है, आपको बॉल पेन अलाउड नहीं थी पेंसिल में, तो वो चाइना पेन से ही लिखो, आपको वो जेल पेन से लिखो। और वो टाइम पे जेल पेन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, 50-100 रुपए की एक जेल पेन आती थी, मिलता नहीं था, चाइना पेन फिर भी थी। और मेरा आप लोगों ने शायद मेरा देखा नहीं, मेरा राइटिंग स्टाइल ऐसा था कि आई कुडंट राइट ऐसा पूरी जगह ले लेता है, बाजू वाले बंदे के पास बिल्कुल भी बेंच पे जगह ही नहीं बचती है, वो ऐसा लिखता है। तो मैं ऐसे उल्टे हाथ से लिखता हूँ, लेफ्टी, तो मेरा स्टाइल है मैं ऐसे ऐसे करके लिखता हूँ, मुझसे ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो मैं चाइना पेन नहीं लेता, वो मेरे को ना बहुत महंगे वाली जेल पेन्स हुआ करती थी जो मेरी मॉम ने दी और वो बहुत एक्सपेंसिव थी और वो सारी खो गई और मेरे पास 4-5 थी। तो मेरी फट गई कि अब घर पे जाकर तो मार पड़ेगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो बिलीव ही नहीं करेगी कि भाई साहब 5 पेन घुमा दिया, एक चोरी होती है, 5 की 5 पूरा कंपास बॉक्स। तो मैं तो गया टीचर के पास कंप्लेन करने कि तुमने फेंका है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। नेक्स्ट डे हुआ कि नेक्स्ट डे पे, क्योंकि उस दिन तो सब चले गए। तो मैं घर गया तो मेरे को तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे थे कि हमारे माँ बाप को पढ़ी नहीं थी हम लोग क्या पढ़ते थे क्या नहीं, क्योंकि हम लोग था कि हाँ ये कर लेगा कुछ तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, बोला मैं अगले दिन टीचर से निकलवा लूंगा। तो मैं तो अगले दिन पहुंच गया निकलवाया। इन दैट टीचर ने बोला नहीं मैंने तो फेंका ही नहीं, टीचर ने बोला मैंने तो फेंका ही नहीं कंपास बॉक्स। बोले वो कौन है जिसने देखा, तुम एक लेके आओ। तुम अब हमारा क्लास है 80-85 लोगों का क्लास हुआ करता था। 85 लोगों के क्लास में टीचर ने पूछा कि किसने देखा कि इस लड़के का कंपास बॉक्स मैंने फेंका, और मेरा सिर्फ पूरे 85 बच्चों के क्लास में से सिर्फ एक बच्चे का हाथ ऊपर था, वो था मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट बंदा हूँ इसीलिए, ठीक है। मैं देखा था तो मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स देखा था, मैं बाजू में बैठा था, तो मैंने हाथ ऊपर किया और जब हाथ ऊपर करने के बाद मैंने पीछे देखा किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, था मैंने कहा मैंने क्यों किया फिर हाथ ऊपर। तो फिर टीचर ने बोला तुमने देखा, मैंने कहा हाँ मैंने देखा। तो उसके बाद हुआ यूं बातें चली, बट उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। इसको ऐसा लगा कि यार एक ही बंदा था पूरे 80-85 लोगों की क्लास में जिसने मेरा साथ दिया। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम 9th स्टैंडर्ड में जब आएंगे तब हम बाजू बैठेंगे। और लेकिन तब हुई एंट्री हमारे सनी की, हमारा सनी तब आया दीपेन। तो दीपेन का भी एक बहुत अलग किस्सा है, वो भी हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी इंडिया में है। तो उसका ऐसा था कि आई थिंक फर्स्ट कुकू बोलते हैं उसको, फर्स्ट जो डे था हम लोगों का स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में, तो दीपेन 9th स्टैंडर्ड में, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सेम क्लास में, और हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम साथ में बैठेंगे। और दीपेन हमसे 1 साल बड़ा था और वो इसका फ्रेंड नहीं था, वो मेरा फ्रेंड, मैं सिर्फ इसको जानता था। हाँ। और वो अनफॉर्चुनेटली उसको 9th रिपीट करना पड़ा। हाँ। तो ऐसा हो गया कि 9th में वो भी F में ही था और हम लोग भी F में। अब ये और दीपेन सेम बिल्डिंग में अच्छे दोस्त, हाँ सेम बिल्डिंग में बहुत अच्छे दोस्त। तो जैसे ही ये आया दीपेन बोला मेरे बाजू में बैठ, मैं बोला ओमकार हमारी बात हुई थी तो और फिर नसीब से हम दोनों की हाइट है ना जरा सिमिलर है, दीपेन हमसे बहुत लंबा था सिमिलर थी। हाँ। अब ये लंबा हो गया। हाँ। तो हम सिमिलर हाइट पे थे और दीपेन हमसे बहुत लंबा था। हाँ। तो टीचर ने हाइट वाइज की तो वो वैसे निकल गया, तो हमको बाजू में बैठने लगा। बट फनी सीन, इतना बेकार लड़का था वो, जेलस साला, इतना जेलस था वो। हम लोग टिफिन बॉक्स लेके जाते थे स्कूल में, तो अब होता ऐसा था कि मेरी जो भी कुछ बना हुआ है वो मैं केदार के साथ शेयर करता था, केदार का जो बना हुआ है वो मेरे साथ शेयर करता था। बचपन में हम लोग सब ने किया होगा ये टिफिन बॉक्स शेयर, राइट। कि दीपेन ऐसा था, दीपेन जब हम सारे टिफिन खोलते थे तो दीपेन भी हमारे टिफिन में से ना टिफिन खाता था, केदार के टिफिन में से टिफिन खाएगा, मेरे टिफिन में से टिफिन खाएगा, एवरीथिंग इज फाइन।
जब वो अपना टिफिन खोलता था मुझे खाने देता था, लेकिन जब केदार मानता था कि मुझे खाना है, मेरा उपवास है बोलता है, मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। मैं बोला साले पहले रिसेस में मेरे टिफिन से खाया, आज भी वो वीडियो देखेगा तो वो हंसेगा। वो मेरे टिफिन में से फर्स्ट रिसेस में मेरे टिफिन से खा रहा है, तब उसको उपवास याद नहीं आ रहा है। जब उसने टिफिन खोला और ओमकार खा रहा है, मैं ले रहा हूँ, बोलते नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। फिर ओमकार 2 चिप्स उठाता है, 2 चीजें उठाता है, 2 और फिर मैं इसको देता आधा मेरे को देता है, इसको देता था कि भाई तू खा और मैं भी खा। मतलब हम लोगों की दोस्ती तब से है, इसीलिए हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, और आई थिंक इररिप्लेसेबल है ये दोस्ती। मतलब ऐसा कोई आई डोंट थिंक हम लोग को मिला है या मिलेगा, आई डोंट नो, जो जिसके साथ हम लोग इतना। इसलिए तो जब भी आप देखते हो हम लोग वीडियोस में, मैं इससे काम कराता हूँ इंडिया में, अब सॉरी यहाँ पे आके जितने भी काम कराता हूँ मैं बोलता हूँ इंडिया से आया है काम कर। दैट्स बिकॉज हम लोग इतना कंफर्टेबल, यू नो, दिस फ्रेंडशिप गोज अ वे लॉन्ग बैक। और मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहा मेरे लाइफ में कि मैं कभी भी किसी के घर रहना तो मेरा ओमकार के घर में, तभी भी हम लोग योगी नगर में जब जहाँ पे हम रहते थे, ये लोग ये सब एक ही बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं। हम जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं अलग था, मैं गोराई में रहता था, आपको लोगों को पता नहीं है, बोरीवली में एक जगह है मुंबई में, पर वो थोड़ा दूर है मुंबई में। तो मुंबई में जो ये सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, मतलब दीपेन हो गया, ओमकार हो गया, सीके हो गया, वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, निनाद हमारा अच्छा दोस्त है, शशांक हमारा अच्छा दोस्त है। मैं ट्राई करूंगा हमारे पूरे ग्रुप की एक फोटो यहाँ पे डाल देने की, कहीं यहीं पर होगी फोटो, कोशिश करूंगा मैं। हम सारे बहुत भद्दे है, मेरे पास है, मैं देखो दूंगा पूरे, मतलब कोई लेटेस्ट फोटो है? लेटेस्ट नहीं, हमारे पास वो दिवाली के टाइम पे हमने वो सर्कल, वो जो ऐसे करके खींची थी, हाँ वो एक है। और बट भाई उसमें हम लोगों के स्टाइल्स पे मत जाना, हम लोग बहुत ही भद्दे लग रहे थे उसमें। वो फैशन था, जैसे कि वो मुझे याद है, हम तो तेरे नाम बीच की पार्टीशन निकाल के बाल यूं और तेरे नाम करके घूमते थे, और जब भी नीचे मिलने जाते थे पहले बाल में पानी मार के तेरे नाम ऐसे बना के, मैं बनाता था। मेरे तो बाल, सलमान खान का ट्रेंड था वो टाइम पे, तो हमने वो सब किया है। तो ये बड़ा कोई होगा फोटो, मैं यहाँ लिंक कर दूंगा उसको। तो प्रियांक एक फिर दोस्त है हमारा, फिर जयशील है, तो ये सब शशांक है, ये सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मैं था जो कहीं और रहता था, पर मैं जैसे ये बिल्डिंग में आया ना, तो मतलब यहाँ फिर मैं यहीं का हो गया। मतलब मैंने आई थिंक वो 9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने कोई भी फेस्टिवल मैंने मेरे खुद के बिल्डिंग में नहीं मनाई है, बोलोगे। मैंने दिवाली, होली, संक्रांत या कुछ भी हो, मैं इनके साथ इनके बिल्डिंग में लोग मेरे को ज्यादा पहचानते हैं। राइट आई थिंक इट गोज ऑल द वे बैक। सो बहुत बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप हुई है हमारी, ठीक है। तो ये तो हुआ, हमने एक दूसरे को पहचाना कैसे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग जानना चाहेंगे, आई एम श्योर, कि तू कनाडा आया कैसे। और ये जो चल रहा है, जो हमने पहले वीडियो में भी बताया कि तुझे 4 साल लगे कनाडा आने के लिए। यार कोई भी पीआर अप्लाई करता है, कुछ भी करता है, 1, 1.5, 2 साल में सब लोगों का पीआर आ जाता है, या जो भी प्रोसेस। तो तेरा क्या ऐसा, कहाँ तेरी ऐसी गरारी अटक गई थी जो तेरे को 4 साल लगे इस कंट्री में आने में? सो मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरी जस्ट शादी हुई थी और मैं प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था, मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, और मेरे को बाय चांस, बाय लक, मेरे को ये कनाडा का प्रोजेक्ट मिल गया। और उनको मेरी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था, और उन्होंने बोला कि अगर आप परफॉर्म करोगे तो हम आपको कनाडा भेजेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने परफॉर्म किया, मैंने प्रोजेक्ट लाइव किया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ सही रहा। और फिर जब बात हुई ऑन साइट की, तो उन्होंने बोला कि आपको क्लाइंट को थोड़ा इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक हम अप्रूवल्स ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें होते होते जब जो मैं जुलाई में जाने वाला था 2019 का, ये हो गया नवंबर 2019। अब ये सब होता नवंबर 2019 हमने पीआर अप्लाई किया था 2018 में, हमारा पीआर आया 2019 दिसंबर में, और जनवरी 2020 में हमने प्लान किया कि हम फ्लाई कर रहे हैं। तो मैंने उस दौरान सब लोगों को बताया, अब ये बोल रहे हैं नवंबर 2019, और उस दौरान हमने बताया कि हम लोग अप्रैल 2020 में हम लोग कनाडा निकलने वाले हैं, ऐसा प्लान है। तब जाके इसने मुझे बताया कि मेरा भी प्लान चल रहा है, ऑलमोस्ट सर्टन है, और मैं जा रहा हूँ दिसंबर 2019 में। राइट, मेरे को नवंबर में सब अप्रूवल्स मिले, उन्होंने बोला कि आपके सारे अप्रूवल्स हो गए, दिसंबर अब अप्लाई करेंगे। और वो टाइम पे कैसा था, वर्क परमिट के सिर्फ 3 हफ्ते लगते थे। इट वाज ओनली 3 वीक्स फॉर द वर्क परमिट, दैट वाज हाउ क्विक दे वर। तो फिर मैंने बोला कि चल अब ये सब हो गया है, तो फिर मैंने मेरे दोस्तों को, जैसे ये मेरा दोस्त है, सबको बताया, तो मैंने इसको बताया सबसे पहले कि मेरा ऐसा ऐसा सीन है। तो उसने बोला क्या बात कर रहा है, तो बोले, इसने मेरे को बोला कि अरे कि मैं भी जा रहा हूँ, कि मेरा भी वीजा, क्योंकि नवंबर में मेरा वीजा फाइनल हो गया था, स्टैंपिंग वैम्पिंग करते करते दिसंबर हो गया था। तो मैंने जैन में सोचा था, तो मैंने यही सोचा कि अगर ये दिसंबर में चला जाएगा तो ये वहां पर सेट होगा, 4 महीने हो जाएंगे इसके। तो अप्रैल में जब मैं आऊंगा फर्स्ट टाइम,
यहाँ पे, तो मैं इसके घर पे रुकूंगा, ठीक है। और मैंने बोला भी नहीं है इसको, मैंने को प्लान बना दिया था कि बॉस यहाँ रुकना ही रुकना, क्योंकि ये है वहां पे। तो बट देन फिर तो ये हुआ और मैंने मेरा पेपर वर्क सब दे दिया और शुरू किया, पर देयर वाज अ ग्लिच कि एक अप्रूवल ये लोग भूल गए लेना, और वो अप्रूवल आते आते वो हमारे भाई साहब जो थे, जो अप्रूवल जिनका हाई लेवल के थे, वो दिसंबर में छुट्टियां में चले गए। और वो भाई छुट्टियां उनकी कुछ ज्यादा लंबी चल गई, और जब वो आए तो उन्होंने बोला मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स है पढ़ने के लिए, तो मैं ये करूंगा। तो ये करते करते वो फरवरी 2020 हो गया जब उन्होंने अप्रूवल दिया। और मेरा जिस दिन फाइल हुआ, मुझे याद है वो होली था, 10 मार्च 2020 को मेरे को फोन आया कि हम आपका एप्लीकेशन हमने ऑफिशियली फाइल किया है, और 19 तारीख को हमारे मोदी साहब ने बोल दिया कि लॉकडाउन। वो टाइम पे तो मेरा भी वही हाल हुआ था, लॉकडाउन, फ्लाइट्स बंद। तो मैंने भी वेट करके फिर जून में जब मैं आया यहाँ पे, वंदे भारत की जो फ्लाइट चली थी, पहली फ्लाइट में मेरा एक फ्रेंड आ गया था। आई थिंक आप उसको मिले होगे, रुचिन करके, जो फैमिली डे वाले वीडियो में था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसको भी यहाँ लिंक कर दूंगा। एंड देन वो फर्स्ट फ्लाइट में था, एंड सेकंड फ्लाइट में फिर हम लोग आए थे। हमारा लग गया लॉकडाउन, और वो तो अब सबको पता है क्या हुआ। एंड जून में मेरी फैमिली को कोविड हो गया, मेरी एंटायर फैमिली, पेरेंट्स एंड माय वाइफ एंड एवरीबॉडी। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, एंड आई हैड टू बी देयर। तो और वैसे भी सब कुछ बंद हो गया था, कनाडा का इतना बैकलॉग हो गया, एंड वो लोग वर्क परमिट को बहुत लास्ट प्रायोरिटी दे रहे थे। तो 1.5 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। 2021 में जब वापस खुला थर्ड वेव के बाद, तब मुझे लेटर आया, तो मुझे पता चला कि जो मैंने मेडिकल्स दिए थे वो सारे एक्सपायर हो गए, क्योंकि 12 मंथ से ज्यादा होते नहीं है। तो वो री मेडिकल करना, पर वो लेटर जो था वो लोग का भी एक्सपायरी होता है। सो व्हेनेवर IRCC आपको एक लेटर भेजता है फॉर एनी क्वेरी, उसको 30 डेज में आपको रिप्लाई करना होता है। और मैंने री मेडिकल का जो लेटर था वो आया ही नहीं, ड्यू टू पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। आई डिडंट गेट दैट लेटर, और वो लेटर ही मुझे 1.5 महीने बाद मिला जब वो इशू हुआ था। तो वो लेटर आया था अगस्त हो गया था। तो वो अगस्त 21 का लेटर था, जो मेरे पास अक्टूबर 21 में आया। और मैंने बहुत लोगों को फोर्स किया, बहुत बातें की, सब किया, मेरी कंपनी ने भी बहुत पुश किया, बट IRCC तक कि नहीं ये हो गया सो हो गया। तो मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। सो मैंने फिर दिसंबर 21 में फिर से अप्लाई किया, सेम साइकिल। बट अपेरेंटली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो फिर मैंने बोला कि अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो मैंने मेरी कंपनी को बोला कि अगर आगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो भी नहीं आऊंगा। तो वो 1 साल मेरा वैसे चले गया। सो सितंबर 22 में मुझे मिला मेरा एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स, और मेरा स्टैंपिंग हो गया। पर मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी, तो मुझे उसको छोड़ के नहीं जाना था, मतलब नहीं बनता है। और मेरे घर पे भी मेरे को जाने से पहले थोड़े काम थे, मेरे भाई की शादी वगैरह थी। और इस दौरान मैं पूरा टाइम इसको ना हमेशा व्हाट्सएप पे ना नो हाई नो हेलो, सिर्फ अपडेट। अपडेट क्या है, कुछ तू नहीं, आ कब हम एक दूसरे को ये नहीं पूछते कि तू क्या है, क्या चल रहा है घर में, नहीं, अपडेट, सिर्फ 2 वर्ड। अपडेट आएगा, अपडेट क्या है, अभी तक नहीं, कुछ नहीं, बस हमारा चैट वहीं पे खत्म, वही हमारा चैट हुआ। ठीक है, हाँ। सो ये सब हुआ, और देन फाइनली सब सेटल होके फरवरी में फिर मेरे को मेरे कंपनी ने बोला भाई अब तू अगर नहीं जाएगा तो हमारे पास बताना, क्योंकि अब हमको वहां पे एक बंदा चाहिए और हम तेरे लिए बहुत रुके। और उन्होंने एक्चुअली, मेरी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया कि पूरे पैंडेमिक में 2 महीने काम ज्यादा किया, पर उन्होंने वो पोजीशन फिल नहीं होने दी, which is very good। जबकि हाँ उन्होंने बोला कि नहीं हमारा ये बंदा है। और वो क्लाइंट भी मेरा बहुत अच्छा था कि उन्होंने बोला कि अच्छा केदार है तो दे स्टक अराउंड। बट हाँ उन्होंने काम मुझसे दुगना लिया, क्योंकि मैं इंडिया का भी करता था और कनाडा भी देखता था, तो मुझे दोनों ऑनशोर सैलरी एक ही दिया खाली, वो ठीक है। पर उन्होंने 3 साल तक उन्होंने वो पोजीशन, मतलब कोई भी रुकता नहीं है कि बोला कि नहीं अगर तुम नहीं आ रहे हो तो उन्होंने फाइनली बोला कि भाई अब अगर तू नहीं आएगा तो हमको कोई दूसरा बंदा ढूंढ के देना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है कि मेरी बेटी का आप प्रोसेस शुरू करो, उसके बाद ही मैं आऊंगा। सो माय कंपनी गिव मी एश्योरेंस कि ठीक है हम आपका बेटी का वीजा का, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तब मैं और मेरी वाइफ थे, राइट, तो मेरी बेटी नहीं ऐड नहीं किया था, राइट, बच्ची को ऐड नहीं किया था। तो अभी जब बच्ची आ गई और ये कभी स्ट्राइक नहीं हुआ या मेरे को किसी ने बताया नहीं कि बच्ची का, तो मुझे ये बोला था कि अपना कर लो, वैसे भी तुम्हारा बहुत दुख रहा है, तुम्हारा आ जाएगा, बच्ची का हम कर लेंगे। तो मेरी बेटी का वीजा रह गया। सब जब उसका वीजा का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया तो तब मैंने बोला अब मेरी टिकट बुक करो, अब मैं आ रहा हूं। तब ये बस मैं वही वेट कर रहा हूँ कि मेरी बेटी का वो लोग आ जाए तो फिर देन थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए।
परफेक्ट. सो आई थिंक इस वजह से तेरे को 4 साल लग गए पूरे आगे पीछे होते फाइनली ये बंदा आया. तो अब तू 4 साल बाद इस कंट्री में आया है, तो आई एम श्योर तेरे को इस कंट्री से मतलब वो होता है ना कि तू बहुत मेहनत कर करके जिस चीज को तू बहुत चाहता है, 4 साल बाद उस चीज को तूने हासिल किया है. किसी चीज को तुम बड़ी शिद्दत से चाहो, हाँ, तो पूरी कायनात लग जाती है. तो तूने उसको हासिल, शाहरुख खान का उसने मेरे से चुराया था. हाँ, तो अब तूने उसको हासिल किया है. तो अब ये एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है मेरे दिमाग में कि तू इतने साल इंडिया रहा, तूने कनाडा को इतना कोशिश किया, चाहा, एंड तू 4 साल बाद कनाडा आया है. तो इंडिया और कनाडा में तेरे को क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे. सो अगर आपको जानना है कि एक बंदा जो इतने साल मेहनत करके वेट करके चाह के आया है इस कंट्री में, तो उसको क्या डिफरेंसेस लगते हैं इंडिया और कनाडा के कंपैरिजन में, आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अगले वीडियो का वेट करना. और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी, जो भी कोई वर्क परमिट पे आने वाला है, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाला है, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स भी बहुत आते रहते हैं इंडिया से, कोई पीआर पर आ रहा है, अब उन लोगों के साथ आप इस चैनल को शेयर करिए. बिकॉज अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बहुत डिटेल डिफरेंसेस बताएंगे बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, और इसके पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से कोशिश करेंगे वो बताने के लिए. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लाइक दिस वीडियो, प्लीज कॉमेंट अगर आपको कुछ और देखना है, कुछ और सुनना है. हमारे पुराने फ्रेंड्स जो हैं जिनके बारे में हमने बात किया, प्लीज कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का वीडियो. डिड इट टेक यू गाइज डाउन द मेमोरी लेन? एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.